हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिक्स क्या होती है। फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी का एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम ड्रग प्रिपरेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग डिस्पेंसिंग के बारे में सीखते हैं। यानी कि फार्मेसी के अंतर्गत हम ड्रग प्रिपरेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रग डिस्पेंसिंग के बारे में सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना क्या है ये चीजें समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड फार्मेसी एज अ कैरियर, ये सारी चीजें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। इसके अलावा फार्माकोपिया इंट्रोडक्शन टू आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जो है, इसका लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट इस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में भी डिस्कशन का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा हमारे यूट्यूब पे भी और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी। ठीक है, तो आज के बेसिकली हमारा डिस्कशन टॉपिक हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड फार्मेसी एज कैरियर के बारे में है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप हर बार जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें पूछ लिया जाता है फार्मेसी के बारे में, फार्मेसी का स्कोप पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सेम है, इसके अंतर्गत डिस्कस की गई है। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन in India at the certificate level was started in 1842 in Goa by the पुर्तगाल। यानी अगर सबसे पहले फार्मेसी एजुकेशन की बात की जाए तो सर्टिफिकेट लेवल पे सबसे पहले 1842 में गोवा में स्टार्ट हुआ था पुर्तगालियों द्वारा। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंड वाज स्टार्टेड इन 1881 इन बंगाल एंड यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम इन 1937 एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। इन बगदाद द फर्स्ट फार्मेसी और ड्रग स्टोर वेयर स्टेबलाइज इन 754। अगर जो फॉर्मल ट्रेनिंग है, इसकी नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है वो कब से स्टार्ट होने लगी, तो वो 1881 से स्टार्ट होने लगी और सबसे पहले कहाँ पे, बंगाल में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था, 1937 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाराणसी में हुआ था। और सबसे पहले क्या हुआ था, बी फॉर्म का जो बी फॉर्म स्टार्ट हुआ था सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा इन बगदाद द फर्स्ट फार्मेसी ऑफ ड्रग स्टोर वेयर स्टेबलाइज इन 1754। और सबसे पहले जो फार्मेसी बनी थी वो बगदाद में बनी थी और 754 में बनी थी। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग जो डेट है ये आप लोग याद रखिएगा, और जो प्लेस नेम है ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पोस्ट वर्ल्ड वार टू स्टार्ट द चेंज इन फार्मेसी प्रोफेशन। यानी कि जब हमारा यानी कि वर्ल्ड वार टू जब खत्म हुआ तो उसके बाद से फार्मेसी प्रोफेशन का समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही यूज होने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ही यूज होने लगा। और उसका रेवोल्यूशन में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फार्मेसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें फार्मेसी बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी कि ये क्या है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। फार्मेसी के अंतर्गत बेसिकली हमें क्या होता है, किसी भी पेशेंट या किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को प्रमोट करना। इन द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द फार्मेसी एक्ट टू कंट्रोल द फार्मेसी प्रोफेशन एज वेल एज एजुकेशन 1948। इसके अलावा फार्मेसी एक्ट भी लाया गया 1948 में, किसको, फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है। द वर्ल्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्मेकोन मीनिंग द ड्रग। यानी कि जो भी हमारा फार्मेसी होता है वह ग्रीक वर्ड फार्मेकोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मीनिंग होता है ड्रग। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रोक्टर। यानी कि फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रोक्टर, जो कि एक अमेरिकन फार्मासिस्ट थे। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्राफ। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्राफ जी थे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, एपोथेकेरी इज अ historical name of the medicinal professional who formulates and dispense the medicine to physician and patient. Now this role served by the pharmacist. The earliest pharmacies were known as apothecary shops। यानी कि ये जो एपोथेकेरी जो टर्म है,
यानी कि पहले समय में एपोथेकेरी टर्म फार्मासिस्ट के टर्म के बराबर थी, क्योंकि जो भी काम आज फार्मासिस्ट करता है, ड्रग डिस्पेंसिंग का हो या ड्रग प्रोवाइड कराना फिजिशियन को या ड्रग प्रोवाइड कराना पेशेंट को, ये सारी चीज़ें जितना भी काम करता है फार्मासिस्ट, उस समय उसको क्या बोलते थे? एपोथेकेरी बोलते थे। फार्मासिस्ट बराबर बोल सकते हैं एपोथेकेरी बोल सकते हैं, यानी फार्मासिस्ट इज इक्वल टू एपोथेकेरी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारी फार्मेसीज होती थी पहले, उसको क्या बोला जाता था? एपोथेकेरी शॉप्स बोला जाता था। उसे बोला जाता था एपोथेकेरी शॉप से बोला जाता था पहले के समय में। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फार्मासिस्ट प्ले अ रोल इन कंपाउंडिंग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन नीड्स ऑफ द पीपुल। हियर द मेडिसिनल प्रोफेशनल प्रिपेयर्ड एंड डिस्पेंस द मेडिसिन टू फिजिशियन एंड मिक्सचर ऑइंटमेंट पिल्स टिंक्चर सिरप एलिक्सर्स पाउडर ईटीसी। तो फार्मासिस्ट क्या करता है? प्ले अ रोल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसने? मेडिसिनल डिपार्टमेंट में। कैसे? तो वो क्या काम करता है? वो फिजिशियन को ड्रग पहुंचाता है, यानी कि फिजिशियन को डिस्पेंस करता है, या पेशेंट को जो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसको देता है, मटेरियल देता है। तो उसमें क्या क्या ट्रांसफर करता है? वो मिक्सचर देता है, ऑइंटमेंट्स देता है, पिल्स टिंक्चर सिरप एलिक्सर्स पाउडर ईटीसी का क्या करता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसलिए फार्मासिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, फार्मेसी इज अ वर्सेटाइल डायनेमिक ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग डाइवर्स प्रोफेशन, वन विच क्रिएट्स अ एक्साइटमेंट बिकॉज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विसेज। फार्मेसी अगर हम बात करें तो इस समय बहुत ही ज़्यादा बड़ा, यानी कि ब्रॉड, डायनेमिक और ग्रोइंग नेचर हो गया है फार्मेसी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फार्मेसी इस समय डेवलप्ड हो रही है। क्योंकि देखिए डिजीज कंडीशन बढ़ती जा रही है, अगर डिजीज कंडीशन बढ़ती जाएगी तो हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, अगर मेडिसिन की ज़रूरत बढ़ रही है तो हमें ऑलरेडी फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फार्मेसी का स्कोप क्या होता जाता है? बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इस समय क्या होता है, यानी कि जो पर्सन है वो अनहेल्दी होता जा रहा है और फार्मेसी पे डिपेंड होता जा रहा है। अगर सोचिए, अगर हमारे लाइफ में अगर फार्मेसी का कोई रोल नहीं होता तो हमारी लाइफ थोड़ी भी ईजी नहीं हो पाती, कुछ भी ईजी नहीं हो पाता। ठीक है, तो फार्मेसी का बहुत ही ज़्यादा स्कोप होता है। इट इज एन ओल्ड एज प्रोफेशन विच आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ हब फॉर ग्लोबल हेल्थ केयर एंड इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी एंड द मल्टीफेक्टेड फील्ड इन द रिसेंट टाइम। अब रिसेंट टाइम में उसको देखा जाए तो वो यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि समझ लीजिए कि एक तरह से ड्रग को डिस्पेंस करके डिसिप्लिनरी, यानी कि मल्टी टैलेंटेड काम, जैसे होता है ना, कोई होता है पर्सन मल्टी टैलेंटेड काम करता है, इसी प्रकार हमारी फार्मेसी भी हो गई है। वो क्या करती है? मल्टीपर्पज काम करती है, बहुत सारे काम करती है। अब वो हमारे क्या कर डिजीज में भी पार्टिसिपेट करती है, यानी डिजीज कोई हो रहा है उसमें मेडिसिन पहुंचाने में भी काम करती है, किसी भी ड्रग को प्रिपरेशन में भी पार्टिसिपेट करती है। तो इसलिए जो फार्मेसी का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और वो क्या करती है? एक हब बन गई है ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए, यानी ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है कौन? फार्मेसी, या बोल सकते हैं फार्मासिस्ट। आप जिस जॉब को, आप जिस प्रोफेशन को चुने हैं फार्मेसी, आपको अगर लग रहा होगा कि ये इजी वर्ड है, नहीं, ये इजी वर्ड नहीं है। फार्मेसी वर्ड इजी वर्ड नहीं है, क्योंकि आप एक हेल्थ प्रोफेशनल हो गए हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हेल्थ प्रोफेशनल में आप आ चुके हैं, इसलिए आप फार्मेसी जो वर्ड है उसको लाइटली मत लीजिए। आप जो अपनी स्टडी कर रहे हैं समझिए कि आप एक प्रोफेशनल जॉब में आ गए हैं, प्रोफेशनल जॉब या प्रोफेशनल एरिया में आ चुके हैं, तो आपको प्रोफेशनल रहना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं वीडियो में, फार्मेसी रिलेशन इन इंडस्ट्री। फार्मेसी जो हमारा डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री में इसका क्या रोल होता है इसके बारे में हम समझते हैं। Pharmacists play a key role in industry by the preparation, drug manufacturing, drug dispense and drug distribution in also perform the many work। यानी कि फार्मासिस्ट जो होता है इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल प्ले करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, ड्रग डिस्पेंस में, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। आइए उसको एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला वर्क होगा, ए पॉइंट है फार्मूलेशन डेवलपमेंट, यानी कि फार्मूलेशन डेवलपमेंट। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल, it is easy way to develop the commercial formulation and developing a complete understanding of the form and structure of the drug substances and drug product। ठीक है, फार्मेसी का जब इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री में हो जाता है तो हम उससे कमर्शियल प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया कि डिमांड जो है, ड्रग की डिमांड या मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है तो ड्रग का प्रोडक्शन करना भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अब ड्रग का प्रोडक्शन तभी होगा जब हमारे पास इम्प्लॉय होंगे,
और यानी कि जब जब फार्मेसी का स्कोप बढ़ेगा तो एम्प्लॉय ऑलरेडी बढ़ेंगे और हमारा जो ड्रग डेवलपमेंट है यानी कि ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए फार्मूलेशन डेवलपमेंट में फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फार्मूलेशन टेस्टिंग एंड डिफाइंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई विथ इनएक्टिव एक्सिपिएंट, यानी कि फार्मूलेशन टेस्टिंग में भी हेल्प करते हैं। जो भी हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो जो भी हमारा फार्मूलेशन बना यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर्स जो भी बना उसके फार्मूलेशन की टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद उसको क्या होता है मार्केट में भेजा जाता है। तो उसमें ये ध्यान रखा होता है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल एपीआई और इनएक्टिव एक्सिपिएंट क्या क्या है। एपीआई आप लोग जानते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, यही मेन केमिकल होता है हमारे ड्रग में। और ये होता है इनएक्टिव एक्सिपिएंट होता है यानी कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सारी चीजें जो होती है वो क्या होती हैं एक्सिपिएंट की तरह काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सिपिएंट सिलेक्शन, स्टेबिलिटी एंड आल्सो इंश्योर द क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट सीएमएस रिलेटिंग टू द फार्मूलेशन। अब हम फार्मूलेशन में सभी एक्सिपिएंट को नहीं यूज कर सकते हैं। कुछ एक्सिपिएंट जो होते हैं इनकम्पेटिबिलिटी शो करते हैं हमारे एपीआई के साथ। अब मान लीजिए हमारे एपीआई के साथ कोई एक्सिपिएंट है, अगर रिएक्शन कर लिया और वो क्या होगा हमारा ड्रग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए इसका भी ध्यान रखा जाता है कि किस एपीआई में कौन सा एक्सिपिएंट ऐड होना चाहिए। और इन सब की सारी चीजों की जो जानकारी है वो जो फार्मूलेशन डेवलपमेंट हमारा वो होता है एरिया होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट सीएमएस यानी कि कौन सा मटेरियल हमारे एपीआई को इफेक्ट करेगा और कौन सा मटेरियल हमारे एपीआई को इफेक्ट नहीं करेगा, ये सारी चीज ये मटेरियल का भी ब्यौरा कौन रखता है, तो वो होता है फार्मूलेशन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कैसे, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर प्रोसीजर एंड सुटेबल कंडीशन आर नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन फार्मास्यूटिकल। इट इज आल्सो डिसाइडेड बाय द फार्मासिस्ट। Pharmacists develop and maintain the standard operation procedure SOP and provide the effective training to the products staff। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी ड्रग को प्रिपेयर करना है तो हमें प्रॉपर इक्विपमेंट की जरूरत होगी, प्रॉपर प्रोसीजर की जरूरत होगी और सुटेबल कंडीशन की जरूरत होगी। ये सारी चीजों का निर्धारण कौन करता है, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मासिस्ट होता है वो मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOP, यानी कि किसी भी ड्रग को प्रिपरेशन करने के लिए उसका स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन है, उसका स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वो कौन सा है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है हमारा फार्मासिस्ट। एंड प्रोवाइड द इफेक्टिव ट्रेनिंग टू द प्रोडक्ट स्टाफ, और वो क्या करता है जो भी हमारे स्टाफ मेंबर हैं उनके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बताना या प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इसके बारे में समझाना, ये सारा चीजें काम कौन करता है, तो फार्मासिस्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें डेवलप्ड प्रॉपर सैनिटाइजेशन, हाइजीन कंडीशन एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, यानी कि इसके अलावा जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन यानी किसी भी रॉ मटेरियल को कहाँ पे हमें उसको वॉश आउट करना है और कहाँ पे उसको फेंकना है, ये सारी चीज़ों का डिसाइडेशन कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। इसके अलावा हाइजीनिक कंडीशन और सेफ्टी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने का जिम्मा भी किसके पास होता है, फार्मासिस्ट के पास होता है। यानी आप देखिए ना, कोई भी मेडिसिन को अगर प्रिपेयर करना है तो हमें सेफ्टी कंडीशन चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन चाहिए, प्रॉपर एग्जॉस्टिंग एरिया चाहिए। अगर नहीं ये सारी चीजें हैं तो आप मेडिसिन डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपका मेडिसिन जो होगा वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, डिटीरियोरेट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने का काम कौन होता है, फार्मासिस्ट होता है। और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया जाता है अलग अलग प्रोसेस के लिए और वो उसको देखभाल करता है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें असिस्ट एंड रिव्यू द प्रोडक्शन बैच रिकॉर्डेड have all the necessary information to final approval of release decision and also conduct and support the company's research and development project। यानी कि फार्मासिस्ट को क्या किया जाता है, फार्मासिस्ट का ये भी काम होता है कि कोई भी प्रोडक्शन बन के आया उसके रिकॉर्ड को आप कॉपी करें, उसके रिकॉर्ड को आप रजिस्टर मेंटेन करें। उसके अलावा वो प्रोडक्ट रिलीज होने वाला है, होने लायक है या नहीं होने लायक है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी कौन रखता है, तो फार्मासिस्ट रखता है। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कवर। इसके अलावा हमने कई पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि हमने अपनी वेबसाइट notescard.com पे जो PDF अपलोड है होगा, अभी तो नहीं हुआ है लेकिन अभी हो जाएगा, उस पे जो है आप लोग वहां से जाकर कंप्लीट नोट्स को देख सकते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर दिया गया है जो कि थोड़ा जरूरी पॉइंट्स है, उसको भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो से भी पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वीडियो में कि नोट्स इसमें कवर अप नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट पे जो हमारा
PDF वाला पॉइंट है notescard.com पे, वहाँ पे आप उसको फार्मास्यूटिक्स का जो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। द मेन फंक्शन of the quality control is to testing and verify the product quality according to the pharmacopoeia standard। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करे, फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितनी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, ये सारी चेकआउट कौन करता है, तो वो भी फार्मासिस्ट के काम ही होता है। QC department also define the stability testing and evaluation of shelf life product and also monitor the microbial activity of the raw material and finished product। और जो QC प्रोडक्ट यानी कि क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है वो ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी करता है। इसके बाद अलावा सेल्फ लाइफ यानी किसी भी ड्रग का एक सेल्फ लाइफ होता है, ठीक है, उसके बारे में भी जांच पड़ताल करता है कि उसका सेल्फ लाइफ कितना है। यानी कि सेल्फ लाइफ बेसिकली क्या, एक्सपायरी डेट समझ सकते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट कब तक हो सकती है, सेल्फ लाइफ से ही उसका एक्सपायरी डेट निकाला जाता है, तो वो एक्सपायरी डेट के बारे में भी बताता है। इसके अलावा माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होगी फाइनल प्रोडक्ट पे, ये सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, तो वो हमारा QC डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि QA डिपार्टमेंट execute the systematic monitoring and the evaluation of the various aspects of a project services or facility to ensure that the standard of quality of the drug, it also assure the dosage and formulation of the drug according to patient needs and convenience। यानी कि जो हमारा QA डिपार्टमेंट यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है वो एश्योर करता है, यानी कि वो एश्योर करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। वो एश्योरिटी कौन प्रोवाइड कराता है, तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। और उस पर भी क्या होता है, फार्मासिस्ट ही क्या होता है पोस्ट पे मतलब रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो डिफाइन करता है कि डोज एंड फार्मुलेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड एंड कन्वीनियंस, यानी कि पेशेंट की नीड और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कौन सा डोज और कौन सा फार्मुलेशन जरूरी होगा, ये सारी डिसीजन कौन लेता है, तो ये QA डिपार्टमेंट लेता है। इसके अलावा QC और QA डिपार्टमेंट एक अलग से हमारा क्या है चैप्टर में एडिशन चैप्टर है, एक अलग से हमारा चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल वहाँ पे पढ़ा जाएगा। अभी तक के लिए जो आउटलाइन थी आप लोगों को मैंने बता दी है। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर में देखोगे तो इसका अलग से एक चैप्टर दे रखा है जिसमें आप लोगों को डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर डिजाइन फॉर ट्रीटिंग द डिजीज, इट आल्सो प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सुटेबल एक्सिपिएंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट etc। ड्रग एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, ड्रग को ट्रीट करने की क्या होती हैं केमिकल्स होते हैं, यानी कि उसको डिजाइन ऐसे किया जाता है कि वो हमारे डिजीज को ट्रीट कर दे। इसके अलावा बहुत सारे एक्सिपिएंट होते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको बताया था API होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें इन इंडस्ट्री, इट इन्फॉर्म द ड्रग कंपोजिशन एंड फार्मुलेशन एंड आल्सो डिफाइन द ड्रग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर ड्रग इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई फार्मासिस्ट होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर पे भी वर्क कर सकता है। अब ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर पे वर्क करेगा तो वो यही बताएगा कि ड्रग का जो कंपोजिशन है, ड्रग का फार्मूलेशन है, वो हमारे लिए सटेबल है या सटेबल नहीं है। इसके अलावा वो हमारे लिए यूजफुल इफेक्ट बताएगा ड्रग का और हार्मफुल इफेक्ट बताएगा, यानी कि दोनों इफेक्ट बताएगा, हमारे लिए ड्रग यूजफुल है या नहीं है, हमारे लिए ड्रग हार्मफुल यानी कि उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है या हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीजें बताएगा कौन, जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है वो, ठीक है। केमिकल ड्रग आर एक्टिव और इनएक्टिव, इट इज डिसाइडेड बाय द फार्मासिस्ट एंड आल्सो प्रोवाइड द ड्रग रिएक्शन विद अदर ड्रग। यानी कि केमिकल रिएक्शंस जो होगी, यानी कोई भी ड्रग होता है केमिकल से बना है और उसकी केमिकल रिएक्शन किसी ड्रग के साथ होनी है नहीं होनी है, या उसके अलावा वो हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एक्टिव है या इनएक्टिव फॉर्म में है, ये सारी चीज़ों की जानकारी जो होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर देता है, जिसमें भी फार्मासिस्ट अपॉइंट किए गए होते हैं, ठीक है। ये इंडस्ट्री में काम हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें रेगुलेटरी अफेयर, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट प्रमोट्स द स्ट्रेटेजिक एंड technical advice at the highest level in their industry, making an important contribution both commercially and scientifically development। यानी कि जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होता है, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट बेसिकली स्ट्रेटजी बनाता है और टेक्निकल एडवाइस देता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के कमर्शियल और साइंटिफिक प्रोडक्शन, यानी कि ड्रग के कमर्शियल और साइंटिफिक प्रोडक्शन के बारे में क्या चीज़ें आवश्यक है, यानी कि उसको बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें आवश्यक है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देता है, तो रेगुलेटरी अफेयर्स देता है। इन इंडस्ट्री रेगुलेटरी अफेयर इज अ प्रोफेशनल डेवलप्ड फॉर द डिजायर ऑफ द गवर्नमेंट टू
protect the public health by controlling the safety and efficacy of the medicinal product like veterinary medicine, medical devices, pesticides, एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। अगर हम बात करें इंडस्ट्री में, तो जो रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशन होता है वो क्या बताता है, किसी भी ड्रग को कंट्रोल यानी कि उसके हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएगा ये चीजें बताएगा, और ड्रग की एफिकेसी को बताएगा, और इसके अलावा वेटनरी मेडिसिन के बारे में बताएगा, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में बताएगा, पेस्टिसाइड्स बताएगा, एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बारे में बताएगा। कौन? रेगुलेटरी अफेयर, क्योंकि वही रेगुलेट कर रहा होता है सर, हर एक चीज वही रेगुलेट कर रहा होता है, तो इसलिए सारी चीजों का यानी समझ लिए एक बहुत ही ज्यादा ये जो होता है इंपॉर्टेंट, यानी कि एक समझ लिया रिस्पॉन्सिबल ये जॉब होती है। रेगुलेटरी अफेयर एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें सेल्स एंड मार्केटिंग। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। Marketing is a process that starts with identifying and understanding the need and want of the customer's demand and then fulfilling those needs and wants supply। यानी मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम पर्सन्स की नीड, फिजिशियंस की नीड को समझते हैं और उसके डिमांड को हम क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। यानी कि किसी भी इंडस्ट्री से हम प्रोडक्ट को करते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट फिजिशियन या पेशेंट के पास पहुंचा देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मार्केटिंग होता है। An effective marketing plan offers a solution to fulfill the need and wants to society, individual and organization while achieving the goal of the organization। यानी कि एक इफेक्टिव मार्केटिंग यानी सबसे अच्छी मार्केटिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप किसी भी पर्सन की नीड को फुलफिल कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी सोसाइटी में क्या चीज़ें ज़रूरत है, कौन कौन सा हेल्थ प्रोग्राम जरूरत है, या कौन कौन सी ड्रग बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे तो आप मार्केटिंग में बहुत ही ज़्यादा आगे आ सकते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट वर्क एज एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड अपडेट द फिजिशियंस अबाउट द अवेलेबिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, हेजार्डस एंड टेक्निक ऑफ द यूजिंग मेडिसिन। यानी कि फार्मासिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह भी वर्क करते हैं। आजकल तो बहुत सारे मतलब एमआर जॉब जो है बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अच्छी भी है, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, बेसिकली वो फिजिशियंस को ड्रग के बारे में बताता है, ड्रग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसकी इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, हेजार्डस के बारे में बताता है और उसकी यूजिंग टेक्निक के बारे में भी बताता है। ये सारी चीजें बताने का काम कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। तो इसलिए सेल्स और मार्केटिंग में भी फार्मासिस्ट का बहुत ही अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एनालिसिस, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन टू कंट्रोल ओवर एक्शन, एम टू स्टेबलाइजमेंट, फेस्टिनिंग and support of the favorable exchanges with target buyer for the achievement of certain problem of the organization such as profit, reception, sales volume growth, increase market share etc। मैनेजमेंट किसी भी इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही वर्क होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क अगर बोला जाए तो मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट के अंतर्गत आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को भी देखेंगे कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कैसे चल रही है, उसका प्रोसीजर कैसे चल रहा है। इसके अलावा आप मार्केटिंग में भी देखेंगे कि मार्केटिंग में हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो इफेक्टिव है या नहीं है, लोगों के पास अच्छी तरह से पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि और जो उसका कॉस्ट है वो लिमिटेड है या नहीं है। ये सारी चीजें आप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट के ऊपर किसी भी इंडस्ट्री का पूरा ग्रोथ का भार जो होता है मैनेजमेंट के ऊपर होता है, कि किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कितना होगा कितना नहीं होगा वो मैनेजमेंट ही देख पाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, मार्केट में शेयर कैसे बढ़ाना है, मार्केट में शेयर को कैसे कम करना है, ये सारी चीजों का काम कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। और मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना है, कौन सी ड्रग, नई केमिकल ड्रग को बनाना है या किसी कौन सी नई केमिकल ड्रग को रिलीज करना है मार्केट में। इन सारी चीजों की जानकारी और इन सब चीजों का जो भी है अपडेट कौन देता है, मैनेजमेंट देता है। तो यानी कि मैनेजमेंट समझ लीजिए कि एक तरह से अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ी क्या होती है, जान होती है, समझ लीजिए लाइफ होता है मैनेजमेंट किसी भी इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट सही है तो आपकी ऑलरेडी ग्रोथ होनी है। ठीक है, ऐसे मैनेजमेंट आप अपनी स्टडी लाइफ यानी डेली लाइफ से भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी जो नया एजुकेशन रेगुलेशन 2020 आया है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आ चुका है। अब सिलेबस में क्या है, तो हर एक चैप्टर का टाइमिंग दे रखा है। स्टडी सभी करते हैं, देखिए स्टडी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें स्मार्ट स्टडी कौन करता है ये चीजें डिपेंड करती हैं। और यही हमारे जो फार्मेसी फील्ड वाले उन्होंने है यही हमारे लिए डिसाइड किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज उन्होंने टाइमिंग दे रखा है। अब
हो सकता है जो टाइमिंग, मान लीजिए आपको कोई चैप्टर है उसमें 6 आवर का आपको टाइमिंग है, तो आप कोई भी नोट्स बनाएं या कहीं से टॉपिक पढ़ें तो पहले आप 6 आवर का कंप्लीट करें, यानी जो उसमें टॉपिक है उसको कवर करें। उसके अलावा आपके पास टाइम बच रहा है ना, तो उसके बाद आप अलग से पढ़ें। तो इसे क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट बोलेंगे। आप मैनेज करके आपने 6 आवर पढ़ा, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम बचा और आपने उसमें स्टडी किया, तो इसे क्या बोलेंगे? हम मैनेजमेंट बोलेंगे। तो ये होता है हमारी डेली लाइफ से मैनेजमेंट का मतलब। मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार जो हम स्टडी कर रहे हैं, यानी जो भी हमने फार्मेसी फील्ड चुना है, इसमें भी मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं हुआ तो आप कितना हो भी पढ़ लीजिए, कितना हो भी स्टडी कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिलेबस से ही पूछा जाएगा। बहुत कम ऐसा होता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आपको सिलेबस कवर करना होगा। जैसे मान लीजिए अभी बताया मैंने एग्जांपल लिया, कोई चैप्टर है 6 आवर का है, तो आप पहले 6 आवर कंप्लीट कीजिए। 6 आवर में जो जो चीज़ें कवर करनी है उसको कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। अब उसमें से देखिए कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी करना सीखिए। ठीक है, समझ लीजिए एक तरह से कि जो प्रिपरेशन करते हैं लोग, यानी कि जो कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी प्रकार हमारे जो फार्मेसी फील्ड है इसमें भी टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें टाइमिंग मेंशन कर रखा है। टाइमिंग मेंशन कर रखा गया है, इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत हो गई है। तो ये हो गया मैनेजमेंट, यानी यहाँ तक हमने पढ़ लिया वीडियो को। चलिए आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब याद आप लोगों को बता दूं कि ये सारे जो नोट्स हैं हमने, जो पीपीटी में हमने ये नोट्स रखा है, जो आपको समझाने के लिए नोट रखा है, हमने सफिशिएंट नोट रखा है इसमें। लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो हमारी वेबसाइट notescard.com पे प्रेजेंट है, यानी कि उसका जो फार्मास्यूटिक्स होगा उसमें आप पीडीएफ देखेंगे तो उसमें प्रेजेंट है। आप डायरेक्ट वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या है? फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड फार्मेसी एज अ कैरियर, यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या क्या चीजें रोल की जाती है या फार्मासिस्ट क्या क्या काम करते हैं। वेरियस प्रोफेशन, वही मतलब हुआ कि फार्मेसी में आप क्या क्या प्रोफेशनल है, आपका जॉब क्या कर सकते हैं। और फार्मेसी एज अ कैरियर, और फार्मेसी को कैरियर की तरह आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं। ये जो चीजें हैं वो सारी चीजें मिलती जुलती हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड फार्मेसी एज अ कैरियर। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Pharmacy are developed to organize educational program and research activities for spreading and stabilizing the awareness on the need and scope of the quality standard of the drug and related articles material. Pharmacist is the first person of the healthcare system by playing various roles like academic pharmacist, industrial pharmacist, community pharmacist, clinical pharmacist, hospital pharmacist, veterinary pharmacist etc. यानी कि जो फार्मेसी एजुकेशन होती है, यानी कि फार्मेसी एजुकेशन जो हमारी है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि फार्मेसी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अलावा जो स्कोप है, यानी कि फार्मेसी का स्कोप ये होता है कि किसी भी ड्रग की क्वालिटी को जांच करना, उसकी क्वालिटी को जांच करके उसमें कौन कौन सा मटेरियल होगा, ये सारी चीज़ों में जांच करना कौन होता है? फार्मेसी डेवलप करते हैं, फार्मेसी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फार्मासिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, यानी कि जो हमारा फार्मासिस्ट, यानी कि जो हम फार्मासिस्ट हैं, यानी कि हम स्टडी कर रहे हैं तो अभी यानी फ्यूचर जो होंगे, फ्यूचर में जो फार्मासिस्ट बनेंगे वो क्या होंगे? प्राइमरी यानी फर्स्ट पर्सन होंगे जो हेल्थ केयर में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और उनका अदर रोल क्या होता है? एकेडमिक फार्मासिस्ट के रूप में भी अपॉइंट किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एंड वेटरनरी फार्मासिस्ट में भी आप वर्क कर सकते हैं, यानी कि आपको जॉब इजिली मिल जाता है। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द राइट ड्रग टू राइट पेशेंट एंड राइट टाइम in right dosage through the right route in right way, so that pharmacist is an integral part of the healthcare system. ठीक है, फार्मासिस्ट, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इसको याद रखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। फार्मासिस्ट क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरिंग द राइट ड्रग, यानी राइट ड्रग राइट पेशेंट, यानी कि राइट पेशेंट के लिए राइट ड्रग और राइट टाइम और राइट डोजेज में देना। ये सारी चीजें होती है मेन फार्मासिस्ट का वर्क। किसी भी फार्मासिस्ट का वर्क यही होता है कि राइट ड्रग, राइट पेशेंट, राइट टाइम एंड राइट डोज किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें होती है फार्मासिस्ट का वर्क होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं कि यानी कि फार्मेसी एज अ कैरियर हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला होगा जनरल एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। आप जनरल और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो जनरल और क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या होगा? क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑफन अप्लाई देयर नॉलेज ऑफ मेडिकेशन इन द
medication, the medication plan of the particular patient and evaluate the appropriateness of the dosage, side effect, efficacy and drug interaction। यानी कि अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आप क्लिनिकल रूप से आप मेडिकेशन पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, मेडिकेशन पे वर्क कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको बता सकते हैं कि इस ड्रग का डोज कितना होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा, एफिकेसी होगी और ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या चीजें होते हैं। तो ये आप पेशेंट को समझा सकते हैं और आपका खुद का क्लिनिक आप चला सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, फार्मासिस्ट आर मॉनिटर द पेशेंट प्रोग्रेस विथ मेडिकेशन एंड मार्केटिंग रेलिवेंट रिकमेंडेशन टू चेंज एंड इवेल्युएशन मेडिकेशन थेरेपी and making the appropriate recommendation to patient of health practitioner। Pharmacists are also called as the primary informer in the medical department। यानी फार्मासिस्ट क्या करता है, मॉनिटर करता है पेशेंट को और उसके अलावा जो मेडिकेशन यानी उसको जो भी मेडिकेशन जरूरत है उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मार्केट में कोई नई मेडिकेशन आ रही है और वो पेशेंट के लिए सुटेबल है तो उसको भी वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। नई मेडिसिन आई तो वो पेशेंट को नई मेडिकेशन दिला सकता है और उसका क्या कर सकता है, थेरेपी कर सकता है। इसके अलावा वो क्या करता है, यानी कि मेकिंग अप्रोप्रिएट रिकमेंडेड टू द पेशेंट एंड हेल्थ प्रैक्टिशनर, और पेशेंट के हेल्थ के लिए वो ड्रग को प्रिस्क्राइब भी कर सकता है, ठीक है, ड्रग को प्रिस्क्राइब भी कर सकता है और हेल्थ उसके हेल्थ में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। फार्मासिस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी इन्फॉर्मर इन द मेडिकल डिपार्टमेंट। उसको फार्मासिस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इन्फॉर्मर इन द मेडिकल डिपार्टमेंट में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, अकॉर्डिंग टू द न्यू अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, फार्मासिस्ट आर आल्सो ओपन आवर ओन क्लिनिक्स एंड प्रोवाइड द प्राइमरी ट्रीटमेंट टू द पेशेंट एंड आल्सो ट्रीट द इमरजेंसी कंडीशन इन द अब्सेंस ऑफ डॉक्टर। यानी अगर नई अथॉरिटी के हिसाब से देखें तो कोई भी फार्मासिस्ट अपना क्लिनिक खुद खोल सकता है, यानी खुद का मतलब अपना क्लिनिक चला सकता है और प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकता है किसी भी पेशेंट को। और इसके अलावा अगर डॉक्टर अब्सेंट है तो उसमें अगर मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब लग गई है तो अगर उसमें डॉक्टर अब्सेंट है तो आप इमरजेंसी कंडीशन भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किल आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हो गया जनरल एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगर बात करें एकेडमिक प्रैक्टिस, इन एकेडमिक फार्मासिस्ट फोकस ऑन टीचिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ द अपकमिंग फार्मासिस्ट। यानी कि अगर एकेडमिक सीजन में देखा जाए तो वो टीचिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, रिसर्च में भी, और जो ट्रेनिंग कराई जाती है, ट्रेनिंग होती है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन, फार्मासिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड स्किल फार्मासिस्ट आर अपॉइंटेड टू डिफरेंट पोस्ट इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूट। यानी कि किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल हो गया, डायरेक्टर हो गया, टीचर हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपॉइंटमेंट की जाती है। तो आपके जैसे आप फार्मासिस्ट हैं तो आपकी नॉलेज और स्किल के ऊपर देखी जाएगी। अगर मान लीजिए आप एम फॉर्म किए हुए हैं तो थोड़ी सी पोस्ट ज़्यादा होगी बी फॉर्म वालों से, यानी कि बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म, एम फॉर्म के बाद पीएचडी है। तो जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रोफेशनल का जो आपका यानी कि ट्रेंड होगा उसमें वो चीज़ें बढ़ती जाएगी, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट अगर कहते हैं, बाय अरेंजिंग द सेमिनार प्रोजेक्ट एंड द सिस्टम एकेडमिक फार्मासिस्ट प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशनल मोटिवेट एंड प्रोफेशनल इन हेल्थ केयर सिस्टम। यानी कि किसी भी सेमिनार को, प्रोजेक्ट को और सिस्टम यानी कि एकेडमिक सिस्टम, एकेडमिक यानी कि किसी भी एकेडमी में सेमिनार, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के थ्रू फार्मासिस्ट प्ले रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। और वो क्या करता है, हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देता है। यानी हेल्थ केयर के लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है, कौन कौन सी चीज़ें जरूरी नहीं है, इन सब के बारे में चीज़ों में वो बताता है। एजुकेशन मोटिवेट्स द प्रोफेशनल इन हेल्थ केयर सिस्टम बाय द एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन से वो किसी भी पेशेंट को मोटिवेट भी कर सकता है और उसके हेल्थ केयर में भी हेल्प कर सकता है। ये होता है एकेडमिक प्रैक्टिस। इसके अलावा फार्मासिस्ट आल्सो गिव द नॉलेज अबाउट प्रिपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन एंड यूजेज ऑफ द ड्रग। एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्प इन द प्रोफेशनल फॉर दियर करंट नॉलेज। यानी कि जो फार्मासिस्ट होता है अगर एकेडमिक सीजन में है तो वो किसी भी जैसे स्टूडेंट को प्रिपरेशन के बारे में, ड्रग प्रिपरेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, एक्शन एंड ड्रग के यूजेज के बारे में बता सकता है। इसके अलावा जो एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है उसमें क्या होता है, एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो फार्मासिस्ट एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को कवर करते हैं वो क्या बताते हैं कि करंट नॉलेज आपके लिए क्या क्या जरूरी है, किसी भी पेशेंट के लिए करंट नॉलेज कौन कौन सी जरूरत होती है, या एकेडमिक सीजन में ही करंट नॉलेज क्या क्या होती है, ये सारी चीजें बताने का काम होता है फार्मासिस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन हेल्थ प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिजीज। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा स्वास्थ्य हेल्थ डिफाइंड एज अ बैलेंस मेटाबॉलिज्म। अगर WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए हेल्थ तो हेल्थ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना, किसी भी पर्सन का फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छी प्रकार से होना,
यानी कि हेल्दी होना, उसी को हम बोलते हैं हेल्थ। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, स्वास्थ्य हेल्थ इज डिफाइंड वेल बैलेंस मेटाबॉलिज्म। अरे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि अगर आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म जो है, यानी कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ कि फूड आप कर रहे हैं, यानी भोजन ले रहे हैं, भोजन का मतलब पूरी तरह अच्छी तरह से डाइजेस्ट होना, एनर्जी आप लोगों को मिल जाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यानी कि बैलेंस मेटाबॉलिज्म होता है, इसे बोलते हैं बैलेंस। अगर ये चीज़ें बैलेंस है तो आप हेल्दी हैं। नेक्स्ट, हेल्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, सोशल फार्मेसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था, हेल्थ के बारे में डिटेल पढ़ा है, आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हेल्थ इज सेंट्रल अप टू द कंसेप्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, हेंस health is worldwide social goal. To achieve this goal, every nation set professional person to the healthcare system, pharmacist, physician, doctor, nurses, compounder, dispenser। यानी कि हेल्थ क्या होता है, किसी भी नेशन का, किसी भी नेशन का ये गोल होता है कि हमारे जो पीपल, यानी कि जो भी हमारे लोग हैं वो हेल्दी हों, यानी कि जो भी हमारे पीपल हैं वो क्या हो, हेल्दी हो। एक तरह से ये क्या होता है, गोल होता है, और उसके लिए अलग अलग प्रकार से हेल्थ केयर सिस्टम चलाए जाते हैं, जिससे पर्सन्स को प्रमोट किया जाता है उसके हेल्थ के लिए। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें फार्मासिस्ट होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, नर्स होती है, कंपाउंडर होते हैं और डिस्पेंसर होते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट और कौन कौन सा वर्क कर सकता है, तो हेल्थ मिशन में पार्टिसिपेट करता है। जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, कोई भी हेल्थ मिशन चलने वाला तो उसमें भी फार्मासिस्ट जो होते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में होते हैं, किसी भी आपको अगर हेल्थ के बारे में कंसल्टेट करना है तो आप किसी भी फार्मासिस्ट या आप हेल्थ को कंसिस्टेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर असिस्टेंट, कई डॉक्टर्स के असिस्टेंट का भी काम करते हैं फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये वर्क होता है पूरे फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मेसी आर प्ले अ की रोल इन द मॉनिटरिंग द सप्लाई ऑफ ऑल मेडिसिन यूज्ड इन द हॉस्पिटल एंड आर द चार्ज ऑफ द परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग एंड क्वालिटी टेस्टिंग देयर मेडिकेशन स्टॉक अलॉन्ग विथ हेल्प फ्रॉम द फार्मेसी असिस्टेंट एंड फार्मेसी टेक्नीशियन। यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी कि जो भी हॉस्पिटल के अंतर्गत फार्मासिस्ट होता है वो मॉनिटर करता है ड्रग को मॉनिटर करता है कि उसका परचेजिंग चार्ज क्या है, मैन्युफैक्चरिंग उसका मैन्युफैक्चर कैसे किया गया है, डिस्पेंसिंग कैसे कराना है, और उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी करता है कौन, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद वो क्या करता है, किसी भी फार्मेसी टेक्नीशियन को या मेडिसिनल स्टॉक को ये क्या करता है, बताता है कि हाँ ये चीज़ें हम रख सकते हैं या ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है, ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, अब उसको टेस्टिंग करना, उसका परचेजिंग का वो देखना, मैन्युफैक्चरिंग देखना, ये सारी चीज़ें काम करता है फार्मासिस्ट। दे विल ऑफन आल्सो मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टू इंश्योर दैट दे आर प्रोवाइड द इफेक्टिव, सेफ एंड अप्रोप्रिएट टू यूजर। यानी कि वो भी ये भी मॉनिटर करता है, कोई भी ड्रग मॉनिटर करता है कि ये हमारे लिए यूज यानी सेफ होगी या नहीं होगी, यानी कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगी नहीं। लाइक डॉक्टर्स फार्मासिस्ट रेगुलरली अटेंड वार्ड राउंड एंड मोर इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिंग ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट। यानी कि डॉक्टर्स की तरह फार्मासिस्ट भी राउंड कर सकते हैं, यानी जैसे क्या होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर्स राउंड करते हैं और पेशेंट को देखते हैं, इसी प्रकार फार्मासिस्ट भी राउंड पे जा सकते हैं और कुछ सेलेक्टिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। यानी कि कुछ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, किसको, पेशेंट्स को। नेक्स्ट अगर सम फार्मासिस्ट स्पेशलाइज एज कंसल्टेंट इन मेनी एरिया ऑफ द हेमेटोलॉजी। इसके अलावा फार्मासिस्ट होते हैं जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं हेमेटोलॉजी यानी ब्लड से रिलेटेड डिजीज को चेक करने के लिए, हेमेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी यानी किडनी से रिलेटेड, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड, यूरोलॉजी यानी कि यूरिनरी सिस्टम से, पीडियाट्रिक चिल्ड्रेन से, डायबिटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज ईटीसी। ठीक है, डायबिटीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज से भी बचने के लिए उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, इट आल्सो पार्टिसिपेट इन गिव अप द स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग को छोड़ने के लिए या स्मोकिंग को हटाने के लिए, ये सब बारे में हेल्थ में आप लोग ये इन्फॉर्म कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, ये होता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंतर्गत फार्मासिस्ट का रोल। इसके अलावा होता है फार्माकोविजिलेंस, यानी फार्माकोविजिलेंस इज अ साइंस एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट आर एनी अदर मेडिसिन वैक्सीन रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी कि फार्माकोविजिलेंस एक साइंस है, समझ लीजिए एक साइंस है जो कि ड्रग को डिटेक्शन करता है, यानी कि पहचानता है, उसको असेसमेंट करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, और उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट बताता है। ठीक है, मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट में बताता है, यानी वैक्सीन है, वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताता है। तो फार्माकोविजिलेंस का मीनिंग होता है कि वो किसी भी ड्रग को एफिकेसी को, उसके प्रिवेंशन को, उसके एडवर्स रिएक्शन को बताने का काम होता है। ये किस में होता है, फार्माकोविजिलेंस में होता है।
द वर्ड फार्माकोविजिलेंस आर द फार्मेकोन मीन्स ड्रग एंड विगलर टू कीप वॉच, यानी कि किसी भी ड्रग को देखना, यानी उसके उसका असेसमेंट करना, उसके एडवर्स इफेक्ट को देखना, उसके प्रिवेंशन को बताना, ये सारी चीजें काम करता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग द hazards associated with pharmaceutical product and with minimizing the risk of any harm that may come to patient। यानी फार्माकोविजिलेंस क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है हैजार्डस को, यानी कि जो नुकसान देने, हैजार्डस का मतलब होता है नुकसानदेह पदार्थ, यानी कि नुकसान देने वाले पदार्थ होते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सबको डिसाइडेशन कौन करता है, तो फार्माकोविजिलेंस, और उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो फार्मासिस्ट होता है। इसके अलावा वो मिनिमाइज कर सकता है रिस्क ऑफ एनी हार्म डेट में कम पेशेंट, और जो पेशेंट में हार्म होने वाला है यानी रिस्क फैक्टर आने वाला है, इन सारी चीजों को भी वो क्या कर सकता है, बता सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फार्मासिस्ट परफॉर्म द मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड डेवलप द ड्रग फार्मुलेशन एंड डेवलप द कन्वीनियंट डोजेज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नीड एंड मेंटेन द रजिस्टर ऑफ द ड्रग। यानी कोई भी फार्मासिस्ट है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ड्रग फार्मुलेशन के बारे में बता सकता है, और उस ड्रग के डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो भी उसका डाटा है उसको क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है। ड्रग का कोई भी डाटा है उसको रजिस्टर में मेंटेन कर सकता है। इट आल्सो डिसाइडेड द सुटेबल एक्सिपिएंट फॉर एपीआईज, यानी कि वो भी, यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होता है उसके अंतर्गत वो डिसाइड करता है कि कौन सा एपीआई किस ड्रग में यूज होगा, यानी कि कौन सा एपीआई किस ड्रग के लिए सुटेबल होगा। इट आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ड्रग, और वो कॉम्बिनेशन ड्रग बनाने में भी हेल्प करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप सब समझ में आ रहा होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज पे रिसर्च करना, अगर किसी चीज पे रिसर्च करना है तो वो क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन ड्रग भी बना सकता है और डेवलप भी कर सकता है कॉम्बिनेशन ड्रग। कॉम्बिनेशन ड्रग का मतलब क्या होता है, जैसे सिंगल केमिकल आते हैं, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल क्या है, ये सिंगल कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अगर उसमें एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ड्रग हो गया। डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ड्रग हो गया। इसके अलावा फार्मासिस्ट आर आल्सो इन्वॉल्व इन द वैक्सीन प्रिपरेशन। वैक्सीन की जो प्रिपरेशन होती है उसमें भी फार्मासिस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फार्मासिस्ट का रोल। इसके अलावा अगर बात करें फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फार्मेसी, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब होती है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट आर पार्टिसिपेट इन द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द ड्रग टू द फिजिशियन। सबसे पहला काम फार्मासिस्ट का ये होता है कि वो किसी भी मार्केटिंग, यानी कि जो ड्रग है उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है तो उस ड्रग के बारे में नॉलेज देता है, किसको, फिजिशियन को। सबसे पहला यही होता है वर्क उसका कि ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना फिजिशियन को। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, न्यूज एंड मल्टीमीडिया आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। अगर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की बात की जाए तो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बहुत सारे ड्रग को क्या किया जाता है, मार्केट में लॉन्च किया जाता है, न्यूज के द्वारा और मल्टीमीडिया के द्वारा भी फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की जाती है। इसके अलावा मैनेजमेंट इज द की फीचर ऑफ एनी जॉब एंड कंपनीज, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो किसी भी कंपनी के लिए या किसी जॉब के लिए क्या होता है, की फीचर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आप लोगों को बताया कि मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इस प्रकार मैनेजमेंट होता है। इन द फार्मास्यूटिकल रेगुलर चेकअप ऑफ द ड्रग, टेम्परेचर मेंटेनिंग, मॉइस्चर रेगुलेशन, लाइट अवेलेबिलिटी ETC आर इंक्लूड इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंतर्गत और क्या होता है, किसी भी ड्रग की रेगुलर चेकअप करना, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, टेम्परेचर मेंटेन है या नहीं है, मॉइस्चर रेगुलेशन है या नहीं है, और लाइट अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आप लोगों को पता होगा कोई भी ड्रग होती है उसके लिए उसको क्या करना, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, और रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस हार्डली हम मानते हैं। इन एनी जॉब रेगुलर प्रैक्टिसेस एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी भी जॉब के लिए टाइम मैनेजमेंट और इसके अलावा रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आपकी स्टडी में ही देखें तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदर सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में तो रेगुलर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो याद करने वाले होते हैं, इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही जरूरी होती है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट
तो अभी हमने बताया टाइम मैनेजमेंट की उसमें जो फार्मेसी का सिलेबस नया ER 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसमें टाइमिंग का जो डाटा है वो दे रखा गया है, इसके हिसाब से हमें टाइम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा द इंक्लूजन ऑफ द फार्मासिस्ट इन ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट प्रमोट्स एंड एथिकल अप्रोच विद इन द मैनेजमेंट पॉलिसीज। और इसके अलावा जो फार्मासिस्ट होता है, कोई भी इथिकल इश्यूज आते हैं, यानी कि कोई भी गवर्नमेंटल सेक्टर, गवर्नमेंट से कोई भी ऑफर्स या कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस आते हैं, उसका मैनेजमेंट का उसका देख रेख कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है, जो कि मैनेजमेंट पोस्ट पे अपॉइंट होता है, वही उसकी देखरेख करता है। और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती है उसके बारे में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको मार्केट में पहुंचाना, ये सारे काम कौन करता है? तो वो करने वाला काम होता है फार्मासिस्ट। Chemist shop and medical store. Pharmacists are also authorized to open our own chemist shop and checking, dispensing of prescription drug and providing advice on drug selection and usage. जो फार्मासिस्ट होता है वो ऑथराइज किया गया है अपना खुद का केमिकल शॉप यानी केमिस्ट शॉप खोलने के लिए ऑथराइज है। यानी कि केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर है, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो केमिस्ट शॉप या मेडिकल स्टोर आप अपना खुद का खोल सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रग को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। और जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है उसको क्या कर सकते हैं? आप डिस्पेंस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी फिजिशियन है, ड्रग को क्या किया? प्रिस्क्राइब किया, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड एडवाइस ऑन ड्रग सिलेक्शन एंड यूजेज। और इसके अलावा आप ड्रग के सिलेक्शन को भी एडवाइस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है, अगर वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही है तो उस पर आप एडवाइस दे सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी पेशेंट को कौन सी ड्रग सूटेबल होगी इसके बारे में भी आप उसको बता सकते हैं। ये काम होता है केमिस्ट यानी कि फार्मासिस्ट का काम ये होता है। इट आल्सो कॉल्ड कम्युनिटी फार्मासिस्ट। और जो केमिस्ट साहब वाले होते हैं उनको कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी बोला जाता है। अब कम्युनिटी फार्मासिस्ट क्यों बोला जाता है, आइए उसको समझते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आर डायरेक्टली क्लोज्ड विद द पब्लिक एंड प्रोवाइड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजीज। यानी कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं, यानी कि जो भी केमिस्ट शॉप होते हैं, वो डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं? पब्लिक से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक में ड्रग डिस्पेंसिंग का काम करते हैं। तो डायरेक्ट अगर पब्लिक से जुड़े हुए हैं तो डायरेक्ट उनके पब्लिक के हेल्थ सिस्टम के बारे में पता रहेगा। अब हेल्थ सिस्टम के बारे में पता रहेगा तो वो क्या करेंगे? वो क्या कर सकते हैं? ड्रग की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वो जो डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आपकी केमिस्ट शॉप है, अब कोई भी पर्सन आया और मान लीजिए वो टाइफाइड डिजीज उसको प्रेजेंट है, तो आप उसको प्रिवेंशन के लिए और उसके ड्रग यूटिलाइजेशन के लिए सारी चीज़ों के बारे में आप उसको इजीली बता सकते हैं, और जिससे उसके हेल्थ को आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये सारा काम होता है केमिस्ट शॉप या फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट, अस्थमा एंड डायबिटीज एज वेल एज द ब्लड प्रेशर टेस्टिंग। अस्थमा और ब्लड प्रेशर टेस्टिंग और डायबिटीज़ के बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसको आप बता सकते हैं कि अस्थमा से बचने के लिए कौन सा योगा भी आप बता सकते हैं, योगा आप बता सकते हैं, मेडिसिन भी बता सकते हैं। डायबिटीज़ में भी योगा बता सकते हैं, मेडिसिन बता सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर टेस्टिंग, और उसका आप ब्लड प्रेशर टेस्टिंग करके आप उसको रेगुलर उसके हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। ये भी वर्क होता है किसका? फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट अगर बात करें, दे आल्सो हेल्प पीपुल गिव अप स्मोकिंग। यानी कि स्मोकिंग छोड़ने के लिए भी आप उसको क्या कर सकते हैं? एडवाइस दे सकते हैं। इसके अलावा अल्टर द डाइट टू मेक देम हेल्दियर, और उसकी डाइट की जो पोजीशन है उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि किसी पर्सन को कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए या लिपिड कितना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों का रेशियो भी आप उनको बता सकते हैं। ठीक, जो एंड एडवाइस द रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैटर। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिवली वो कितना एफिशिएंट होंगे या रिप्रोडक्टिवली उनको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप एडवाइस कर सकते हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी पेशेंट को। तो ये सारा चीज़ें होता है केमिस्ट शॉप या फार्मासिस्ट का काम, ये भी होता है। इसके अलावा इन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के बारे में हमने इंडस्ट्री के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा है पीछे, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडस्ट्री, फार्मूलेशन डेवलपमेंट, यानी किसी भी ड्रग के फार्मूलेशन को डेवलप करने वाला काम। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने वाला काम। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस आप लोगों को मैंने बताया, और इस पर एक चैप्टर भी है पूरा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंतर्गत, जो भी एक चैप्टर है। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग और मैनेजमेंट आप लोगों को बताया कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों की स्टडी को भी बताया कि मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है आप लोगों की स्टडी और फोकस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम ये लेक्चर कंप्लीट होता है यहीं तक। और इसके अलावा जो भी है फार्माकोपिया के बारे में, IP, BP, NF के बारे में जो भी डिस्कशन है उसका लेक्चर जो है हमारे नोट्स कार्ड पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा साइलेंट फीचर ऑफ फार्माकोपिया बच रहा है, जिसका लेक्चर जल्दी ही आपको
भेज दिया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आप नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाया करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन आपको जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।